क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 3 नवंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, और ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस लिख के आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे जाकर। ठीक, हमारे जो पेड कोर्सेज है 1 दिसंबर से यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए चालू होने वाले हैं। कंप्लीट पेड ग्रुप है, प्रीलिम्स का मेंस कंबाइंड। ठीक है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347072 पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से, सबको आप देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है मनरेगा से। देखिए, एक इंटरनल स्टडी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसने करी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम कुछ मनरेगा के अंतर्गत जो है कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। ठीक, जो काम है उनकी एक ब्रॉड कैटेगरी बना देंगे, और फिर जो स्टेट्स हैं उसमें कुछ जो है उस ब्रॉड कैटेगरीज के अंतर्गत जो है काम को अलॉट कर सकेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण यहाँ पे करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये एक इंटरनल स्टडी में करी गई। कुछ और भी देखिए, कई बार जो है मनरेगा की एनालिसिस के लिए क्वेश्चन आते रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला आर्टिकल है, तो इससे जो इनकी स्टडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, जो इसकी देखरेख करता है मनरेगा की, तो उसके व्यूज़ अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा, और सोर्स भी बताएंगे तो ज़्यादा जो है आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक, तो ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन की बात करी गई, जो भी वर्क्स इसके अंतर्गत परमिसिबल है, ब्रॉड कैटेगरी बनाई जाएगी, उसके अंतर्गत जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि कौन सा वर्क दिया जाए। ठीक, कुछ और इसमें इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि जो फंड्स हैं वो उनको उनके डिसबर्स होने में, पहुंचाने में, वितरण होने में काफ़ी डिले होता है। तो एक रिवॉल्विंग फंड की बात कही गई है। वो रिवॉल्विंग फंड ये होता है कि मान लीजिए सेंटर से फंड नहीं आ पाया टाइम पे, तो इस रिवॉल्विंग फंड से जो है तुरंत आपको फंडिंग मिल जाए, फंडिंग डिले ना हो मनरेगा के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा मनरेगा में जो है 15 दिन अगर किसी ने काम मांगा और उसको 15 दिन के अंतर्गत काम नहीं दिया गया, तो लीगली जो है एक जो है अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। तो डिले नहीं होना चाहिए फंड में, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, मनरेगा के जो वेजेस हैं, तीसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये बता रहा हूँ मैं आपको कि मनरेगा के जो वेजेस हैं वो काफ़ी कम हैं कई स्टेट्स में। ठीक, काफ़ी कम है, और स्टेट जैसे गुजरात जो है, वहाँ पर जो मिनिमम वेजेस हैं फार्म लेबरर के लिए वो है 324 रुपये 20 पैसे। वही मनरेगा का जो वेजेस है वो क्या है, 229 रुपये हैं, तो ये काफ़ी कम है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वेजेस को जो है बढ़ाने की बात करी गई है, ताकि ये मनरेगा को लाने का एक उद्देश्य था कि सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा, वो पूरा हो सके। ठीक, मनरेगा के बारे में समझ लेते हैं। ये 25 अगस्त 2005 को लाया गया था। एक लीगल गारंटी दी गई थी कि 100 दिन जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक, हर वित्तीय वर्ष में एडल्ट मेंबर को, ठीक है, 18 वर्ष के ऊपर को। और इसमें वीमेन के लिए जो है 33% रिजर्वेशन भी है कि वीमेन को भी वर्क दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। ठीक, अनस्किल्ड, ठीक है ना, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसका पूरा कार्यान्वयन देखती है। और यहाँ पर जो एम है, ठीक, वन ऑफ द एम ये है कि जो रूरल पीपल, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, उनकी परचेजिंग पावर की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ जो अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्क है, वो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, बीपीएल के नीचे जो लोग रहते हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाए, ताकि उन लोग के लिए भी एक रोजगार, आजीविका चलाने का जो है एक साधन बन सके। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं। आपको मनरेगा क्या है उसको, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें, ठीक, और ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये सारी चीज़ें भी आपको मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकती हैं। ठीक, अगला टॉपिक है एंटी सुपरस्टिशन लॉज, अंधविश्वास विरोधी कानून। अभी केरला में आप लोगों ने सुना होगा कि 2 महिलाओं को मार दिया गया अंधविश्वास के चलते। ठीक, होता है ना कि काला जादू, ठीक है, कि मतलब इसकी बलि दे दो इंसान की तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक, तो उन सबको रोकने के लिए एंटी सुपरस्टिशन लॉज की बात यहाँ पे करी जा रही है। अभी कुछ आंकड़े देख लेते हैं यहाँ पे। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसकी रिपोर्ट आती रहती है कि क्राइम कहाँ पे कितना क्या हो रहा है, स्टेट्स में किस प्रकार का हो रहा है। तो उसमें 2021 की रिपोर्ट में दिया गया है कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस से 6 लोग की मौत हुई है, और वहीं विच क्राफ्ट, ठीक है, यानी कि जादू टोना की वजह से 68 किलिंग्स हुई हैं, 68 किलिंग्स। ठीक,
सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 18, तेलंगाना में 11, ठीक, केरला में भी 2 केसेस देखे। 2020 का देख लें आंकड़ा तो 88 मौतें हुई थी जादू टोना और 11 मौतें हुई थी ह्यूमन सेक्रीफाइस से। तो कुछ कम तो हुई लेकिन हो रही हैं। अब देखिए, केंद्र का कोई भी लॉ नहीं है एक्सक्लूसिवली जो डील करता हो इस तरीके के क्राइम्स जो जादू टोना, अंधविश्वास या फिर जो है मनोगत प्रेरित गतिविधियों से संबंधित हो। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टेट लेवल पे इन सबसे निपटने के लिए, जादू टोना इन सबसे और व्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये लॉज बनाए हैं। सबसे पहले लॉ किसने बनाया था भैया? बिहार ने बनाया था, ठीक, अक्टूबर 1999 में। प्रिवेंशन ऑफ विच यानी कि डायन, ठीक, प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक, तो विच डायन चुड़ैल जो बोलते हैं ना, तो उसके लिए बनाया गया था। इसमें फाइन वाइन भी 1000 रुपये का 3 महीने की जेल है। झारखंड ने बनाया 2001 में, छत्तीसगढ़ ने 2005 में, उड़ीसा ने 2013 में, ठीक। ब्लैक मैजिशियन और ये सब जो है इनके ऊपर पेनल्टी भी है। महाराष्ट्र ने बनाया, ठीक, यूपी का नहीं है अभी, ध्यान रखिएगा। राजस्थान ने बनाया। अच्छा, महाराष्ट्र में बनाया गया था एक एंटी सुपरस्टिशन, मतलब कि अंधविश्वास के खिलाफ एक एक्टिविस्ट थे, उनका मर्डर कर दिया गया था, सोचिए, ठीक। तो डॉक्टर नरेंद्र धबोलकर, तो इनका नाम भी आप कोट कर सकते हो मान लो अगर क्वेश्चन आता है तो। राजस्थान 2015, आसाम 2015 में ही आया था प्रेसिडेंट का एसिडेंट, लेकिन 2018 मिला तब ये आया था, ठीक, लागू हुआ था। और कर्नाटका 2017 में, फिर 2020 में फाइनली लागू कराया गया था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कई सारे लॉज हैं जो कई सारे प्रैक्टिसेस हैं काले जादू से, अंधविश्वास से, ठीक। जैसे कि आपका पर्सन्स को कहते हैं कि भैया आग पे चलो रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, ठीक, पियर्सिंग रॉड से जबड़े के एक तरफ से दूसरी तरफ रॉड निकाल देते हैं। तो ये इन सबको भी रोकने के लिए भी ये लॉ बनाए गए हैं। एंटी सुपरस्टिशन लॉ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी केरला वाला जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से, ठीक है। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेडिशन, देशद्रोह, बलवा भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को कि भैया कोई भी नई एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाएगी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 124 ए के अंतर्गत, जो कि देशद्रोह को क्रिमिनल एक्टिविटी बताता है, ठीक। कोई भी फ्रेश एफआईआर लॉ जो है रजिस्टर पंजीकरण नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है गवर्नमेंट को, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कोई भी डेफिनेशन वर्ड सेडिशन की, देशद्रोह की नहीं दी गई है। इंडियन पिनल कोड, ठीक, जो 1860 और मतलब तब से चला आ रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम से, तो उस समय जो है ये उसका जो एक सेक्शन है 124 ए, उसके अंतर्गत डिफाइन किया गया सेडिशन को। पढ़ के बता देता हूँ, ये वर्ड वर्बेटिम आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहा है। हुएवर, ठीक, बाय वर्ड्स, ठीक, शब्दों में, साइन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन में अटेम्प्ट करता है, ठीक, हेट्रेड लाने के लिए, कंटेम्प्ट करता है, ठीक है ना, अवमानना करता है, लोग को उकसाता है, अटेम्प्ट करता है कि डिसअफेक्शन हो गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, उसको पनिशमेंट किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास किया जा सकता है। अब ये जो डिसअफेक्शन है, ठीक, यानी कि असंतोष जो है, इसका मतलब ये है कि सरकार के खिलाफ जो है डिसलॉयल्टी, विश्वासघात या फिर शत्रुता की भावना, एनिमिटी की भावना जो है जगाना, इंसाइट करना, उकसाना लोग को, ये सेडिशन कहा जाता है आईपीसी सेक्शन 124 ए के अंतर्गत, ठीक। चलिए आप लोग बताइए कि 295 सेक्शन किससे संबंधित है। खैर आगे यहाँ पर जो है however comments expressing disapproval of government action without attempting to excite disaffection do not constitute an offense under this section। अब देखो इसमें यह भी कहा गया है कि भैया डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी, फीलिंग ऑफ एनिमिटी ये सब तो है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ कोई जो है बात करता है तो, और ये बात इस तरीके से करता है कि वो किसी को उकसा नहीं रहा है कि डिसलॉयल्टी करो, ठीक, शत्रुता जो है मानो सरकार के खिलाफ, तो उसको हम सेडिशन नहीं मानेंगे 124 ए के अंतर्गत, ये भी कहा गया है, ठीक। क्योंकि हमारा जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आर्टिकल नंबर 19 फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, ठीक, तो उसको भी तो देखना हमें। लेकिन सरकार जो है इसका दुरुपयोग करती आई है। सरकार के खिलाफ कोई उसकी नीतियों के खिलाफ भी कुछ बोल रहा है बिना किसी को उकसाए, तब भी उसको जेल में डालने लगते हैं। तो इसीलिए कई सारे सेडिशन से संबंधित जो है केसेस भी हैं। ये केसेस आपको लिखने चाहिए एक जगह पे। सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस मैं आपको रोज करंट अफेयर में बताता हूँ, उसको आप लिखते जाया करो किससे संबंधित है। ये आपकी जो एक सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जो लिस्ट बनेगी, वो आपको जब क्वेश्चन आएगा मेंस में
तब आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जीएस पेपर 2 में तो सुप्रीम कोर्ट केसेस आपको लिखने ही पड़ेंगे, तो लिखिए। ठीक, यहाँ से आपको मिलते आ रहे हैं, इसकी एक बनाइए बुक। ठीक है, केदारनाथ सिंह केस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है कई बार मैं आपको बता चुका, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि तभी सेडिशन माना जाएगा किसी को अगर कोई ये स्पीच करता है, उकसाता है वायलेंस के लिए या फिर पब्लिक डिसऑर्डर के लिए, तभी माना जाएगा कि सेडिशन है। इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम, अरूप भुवन वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इसमें कहा कि कोई स्पीच ऐसी है जो इंसाइटमेंट यानी उकसाती है कि लॉलेस एक्शन हो, ठीक है ना, मतलब कि कानून विहीन कार्रवाई करने के लिए, तो उसको जो है क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही चर्चित केस है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन था 66A, ठीक, इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्लियर डिस्टिंक्शन है एडवोकेसी और इंसाइटमेंट, यानी उकसाने और वकालत के बीच में क्लियर जो है डिफरेंस होता है। जो इंसाइटमेंट उकसाना है उसको हम पनिशमेंट कर सकते हैं, एडवोकेसी कोई वकालत कर रहा है तो उसको तो ना कर सकते हो, ये चीज़ है। तो क्रिमिनलाइज्ड, ठीक, वर्ड्स एंड स्पीच जो है उनको क्रिमिनलाइज किया सकता है, पनिश किया सकता है उसी सिचुएशन में जब कोई उकसा रहा हो कि चलो पूरी भीड़ इकट्ठा करो, सरकार के खिलाफ जो है वॉयलेंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब क्रिमिनल एक्टिविटी होगा। स्टडी अगर आप इसकी देशद्रोह की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये सेक्शन जो है आईपीसी का 124A 1860 में आया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। और जो है हालांकि आईपीसी तो आ गया था 1960 में, लेकिन ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1870 में। ब्रिटिशर्स भैया इसका उपयोग करते थे, भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम चल रहा था तो उसमें लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए और अपनी जो साम्राज्यवाद है उसको बनाए रखने के लिए, इंपीरियल पावर को बनाए रखने के लिए। ठीक, पहला यूज जो सेडिशन लॉ का हुआ था वो जोगेंद्र चंद्र बोस जी के खिलाफ हुआ था, जिनको 1891 में जो है एज ऑफ कंसेंट बिल की क्रिटिसिज्म करने के लिए उनके ऊपर सेडिशन देशद्रोह का कानून लागू किया गया था। देख रहे हो, ठीक। तो ब्रिटिशर्स टाइम पे क्या उपयोग हो रहा था, क्या अब हम डेमोक्रेसी वाले और जो है एक स्वतंत्र भारत में क्या इस तरीके के सेडिशन का जो है दुरुपयोग होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ है। बाकी गांधी जी के ऊपर भी, बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर भी देशद्रोह का ये कानून लगाया गया था। पहली बार किसके ऊपर लगाया गया था? जोगेंद्र चंद्र बोस जी के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है। ये क्वेश्चन आप आएगा तो आपने ये पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक, क्योंकि इसको आप किसी तरीके से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक, तो गैस वर्क से अच्छा है कि पढ़ाई कर लो। अगला टॉपिक है एस्क्लोफेनेक। ठीक, आप लोगों ने डाइक्लोफेनेक का नाम सुना होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ड्रग होती है जो कैटल यानी कि मवेशियों को खिलाई जाती है। मवेशी जब मरते हैं तो उनको खाने के लिए स्कैवेंजर्स आते हैं, जैसे कि वल्चर्स जब इस कैटल जिनको डिक्लोफेनेक खिलाई गई है खाते हैं तो उनको उनकी किडनी फेलियर हो जाती है और उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस तरीके से मौतें हुई वल्चर्स की कि 90% के अबो जो उनकी जनसंख्या थी वो उसमें गिरावट देखी गई और उसकी वजह से डिक्लोफेनेक को जो है बंद किया गया। लेकिन उसकी जगह दूसरा एक चीज़ जो है एस्क्लोफेनेक जो है, ये एक जो है प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग क्या होता है? ये जब हमारे शरीर में जाती है तो ये मेटाबोलाइज करके डिक्लोफेनेक जो काम करता था वही काम करती है। तो हमारे मतलब कैटल के शरीर में जाती है जब, ठीक, तो उसके बाद भैया जब किसी ने कैटल ने जो है एक्लोफेनेक भी खाया हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी, वल्चर्स आग खाएंगे तो वल्चर्स की जो है जनसंख्या घटेगी मरने की वजह से। तो यहाँ पर जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है बताइए? बरेली में है, इज्जतनगर में। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है, डिमांड करी है कि बैन करो भैया इसको भी। ये मेटाबोलाइज होती है, एक प्रो ड्रग है, काउज में ये खाते हैं, वाटर बफेलो खाते हैं, डिक्लोफेनेक की तरह काम करते हैं, वल्चर्स इससे मर रहे हैं। ठीक, प्रो ड्रग क्या होता है? बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है जो मेटाबोलाइज हो जाता है बॉडी में टू प्रोड्यूस अ ड्रग कौन सी? वही जो पहले ही नुकसान कर रही थी वल्चर्स को, वही वाली है। ठीक, तो ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है डिक्लोफेनेक। ठीक, एस्क्लोफेनेक की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, यही सब इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। और वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 में ये एस्क्लोफेनेक जो है इसको टॉक्सिक भी बोला गया है। साथ ही साथ कुछ और भी ड्रग्स हैं जैसे न्यूमेस्लाइड, ठीक, कीटोप्रोफेन, इन सबको भी बैन किया गया है कि ये नहीं खिलाई जानी चाहिए।
इनके नाम याद रख लेना। कौन कौन से? डिक्लोफेनेक, एस्क्लोफेनेक, न्यूमोस्लाइड, कीटोप्रोफेन, ये सब मना किए गए हैं। वल्चर्स को इनसे नुकसान होता है। और इस तरह के क्वेश्चन फैक्ट वाले आएंगे तो आपको याद होनी चाहिए ये चीज़, ठीक। तो ये बैंड करी गई है डिक्लोफेनेक। 2006 से ही 99% तक जो है गिरावट आ गई थी, सोचिए, ठीक। और ड्रग जो है ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कर देता है राप्टर्स की, ठीक है, क्योंकि कैटल पे खाने आते हैं बेचारे तो मर जाते हैं, ये चीज़ है। अगला टॉपिक है इंडिया वाटर वीक। अभी जो है प्रेसिडेंट हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया 7वां संस्करण भारतीय वाटर जल सप्ताह का, ठीक है। इसकी जो ये पहली बार 2022 में मनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। इस बार जो इसकी थीम है वो है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। जल सुरक्षा की बात करी जा रही है ताकि सतत विकास हो सके और जो है समानता आ सके, ठीक, सबको मिले पानी, बहुत जरूरी है। और गंगा रिजुविनेशन, रिवर डेवलपमेंट, इन सब की वजह से जागरूकता और कंजर्वेशन जो है चल रहा है इंटीग्रेटेड मैनर में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस बार 2022 का जो इंडिया वाटर वीक है इसमें पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से हैं भाई साहब? डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड, ठीक, याद रखिएगा। एससीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन। अभी जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने कंफर्म किया है, कमिटमेंट की भैया वो अपना जो ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, इसको और ज़्यादा जो है इसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक बनाएंगे, ठीक, न्याय संगत यानी कि जस्ट बनाएंगे, मल्टीपोलर बहुध्रुवीय प्रिंसिपल पर काम करेंगे जो कि इंटरनेशनल लॉ और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देता है, ठीक, बहुपक्षवाद को, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ये सारे मेंबर्स ने भी बोला है, ये चीज़ें बोलना जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए बोली जा रही है। और परमानेंट जो इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एससीओ, ठीक, अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशियन कंट्रीज में है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है एक तरीके का, ठीक, 2001 में बनाया गया था। और ये शंघाई 5 था पहले, ठीक, अभी इसकी जो है मेंबरशिप बढ़ गई है और आगे इंडिया पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन गए थे 2017 में। आगे अभी ईरान को भी इसमें जोड़ा जाना है, ठीक है, ईरान को भी जोड़ा जाना है। इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होती है, ध्यान रखिएगा। हर साल एक बार मिलते हैं, डिसीजन लिया जाता है। इसकी 2 परमानेंट बॉडीज हैं, एससीओ सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है, ठीक, सचिवालय इसका, और दूसरा है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, ठीक है। इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ये टाशकंद में। टाशकंद बताइए किस कंट्री की कैपिटल है, ठीक। इसके मेंबर 8 हैं। ईरान आगे जोड़ा जाएगा जो अभी ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। बेलारूस भी है। बेलारूस कहाँ पर बताइए? यूक्रेन से टच करता है क्या बेलारूस की? नहीं करता है, बताइएगा कमेंट करके, ठीक। तो 5 इसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्री मैंने कई बार आपको बताया है उसमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ध्यान रखना, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। चिल्ला चिल्ला कई बार बता चुका हूँ। बाकी इसके अलावा RCI है, रशिया, चाइना, इंडिया है और पाकिस्तान भी है, ठीक। ईरान आगे जुड़ जाएगा, फुल मेंबर है इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। अगला टॉपिक है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक तरीके का शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड होता है, पेड़ों को मारता है ये, ठीक। और मतलब जो अनवांटेड पेड़ हैं, हर वीड्स जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, उनको मारता है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है उन्होंने कहा है कि भैया ग्लाइफोसेट का रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करो, ठीक। ये नहीं कि बिल्कुल लगे पड़े हैं इसी से ही जो है इसी का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, इसको रिस्ट्रिक्टेड उपयोग करो क्योंकि इससे हेल्थ हैजार्ड होते हैं ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को ही। ग्लाइफोसेट देखिए ऐसा है कि जो चाय वाय जो पे तो भैया अलाउड है, चाय पे इसको डालना, मतलब चाय का जो पेड़ होते हैं, प्लांटेशन होता है, तो वहाँ पे जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं चाय के पेड़ के अलावा, तो उनको मारने के लिए ग्लाइफोसेट बोला जाता है कि यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वीड्स और ग्रासेस को मारने के लिए किया जाता है। ये वर्क कैसे करता है कि एंजाइम होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है, तो उससे प्लांट की ग्रोथ होती नहीं है, ठीक। इंडिया में टी क्रॉप के लिए और नॉन क्रॉप एरियाज के लिए जहाँ पे वीड्स का कंट्रोल करना, वहाँ पे ग्लाइफोसेट का उपयोग किया जा सकता है। इंडिया में टी के जो है उत्पादन कहाँ कहाँ स्टेट्स में होती हैं, कौन है मेजर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन स्टेट्स इंडिया में? आपका आसाम है, वेस्ट बंगाल है और इधर तमिलनाडु है और केरला है,
ठीक 4 हैं, तो यहाँ पे होता है। लेकिन ये चाय प्लांटेशन के अलावा ग्लाइफोसेट का उपभोग जो है बहुत ज़्यादा है उन स्टेट्स में जहाँ पे टी की क्रॉप होती ही नहीं है, वहाँ पे वाइडली इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया जाता है पैडी फील्ड्स में, यानी कि चावल के जो है उत्पादन जब करते हैं उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधाधुन धान के खेतों में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसके लिए जो है रोकने, तभी तो बोला है ना रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए बोला जा रहा है। अब इससे होता है क्या है, जो केंचुए होते हैं ना वो अपना जो है वर्क करना बंद कर देते हैं। केंचुए तो भैया सॉइल को बहुत ही बढ़िया लोमी बना देते हैं, लोमी, ठीक है, अच्छी सॉइल बनती है, उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ती है, तो उसको रोक देता है। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन है सॉइल डॉलर्स का, उसको भी 56% तक करीबन रोक देता है। लॉन्ग टर्म निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हनी बी नेविगेशन, मधुमक्खी का नेविगेशन एक जगह दूसरे जगह जाने में भी ये जो है निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, वाटर बॉडीज़ को दूषित करता है और हेल्थ हैजार्ड को बढ़ाता है। ग्लाइफोसेट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ईपीएफओ के लिए तो आप लोग बताइए, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें पूरा कोर्स इसको पढ़ाया था। एपीएफसी की कई लोग वीडियो बना देते हैं कि अभी आ गई है, आने वाली है, वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हम उसको ज़रूर जो है उसका पूरा कोर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे, निश्चिंत रहिए। अभी फ़िलहाल आप लोग पता होगा कि ईपीएफओ को तो मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया था, फाइनली जो है मेरे पास 4 बच्चे सिर्फ आए थे, ठीक, क्योंकि अपना चैनल अभी आप लोग प्रमोट करते नहीं हो, लोग तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो उन लोग को तक, और ना मेरे पास फेक मार्केटिंग और जो है ऊपरी मार्केटिंग के लिए लाखों रुपया है, तो वो इस चक्कर में पहुंच नहीं पाया। तो सिर्फ 4 बच्चे आए थे, उसमें से 2 बच्चे यानी 50% अगर देखो सक्सेस रेशियो, 2 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक। 40 और 50 की रैंक आई है पूरे इंडिया में, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए ईपीएफओ 1952 में बना था, उसकी 70वीं फाउंडेशन डे थी। अब तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, तो उनके मिनिस्ट्री जी ने उसके मिनिस्टर जो थे उन्होंने इनॉग्रेट किया 70वां फाउंडेशन डे ईपीएफओ का, ठीक। इसका जो काम होता है ईपीएफओ का, वो ये होता है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं उनको उनकी हेल्प करना, 3 स्कीम जो चलाई जाती हैं वर्क फोर्स के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो है ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्रों में 3 स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए सीबीटी की मदद करता है ईपीएफओ। कौन कौन सी स्कीम है? ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, पेंशन स्कीम, ठीक, जब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मिलेगी 1995 वाला, और इंश्योरेंस स्कीम, मतलब कि बीमा है, कोई मान लीजिए कुछ किसी कारणवश जो है कुछ चोट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें बीमा का पैसा मिलता है। तो ये भी आपको, ये 3 स्कीमें हैं, ये ईपीएफओ इसमें मदद करता है इस स्कीम का कार्यान्वयन कराने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को, ठीक है। और ये नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंट करने के लिए बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा एग्रीमेंट के लिए। मान लीजिए इंडिया और यूएसए की बात चल रही है, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके लिए है। अमेरिका के अलावा मान लीजिए यूके के साथ में बात हो रही है सोशल सिक्योरिटी का, तो जो भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो समझौते होते हैं उसमें नोडल एजेंसी भारत की तरफ से कौन सी है? ईपीएफओ है, ध्यान रखना, ठीक है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी कई सारी चीज़ें हैं। खैर, और 2014 में एक यूएएन नंबर लाया गया था, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसमें कि जो प्रोविडेंट फंड है, कई बार क्या होता था कि मान लीजिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपने स्विच किया, फिर पूरी प्रोविडेंट फंड को जो है ट्रांसफ़र कराना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, कई बार नहीं भी हो पाता था, कई बार डिले होता था, ठीक। तो उस चक्कर में क्या है, जो है ये यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बना दिया गया, यूनिक, ठीक। अब चाहे आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपका पीएफ नंबर, पीएफ का जो पैसा है वो सब कुछ आपका सुरक्षित रहता है, आराम से जो है पोर्टेबिलिटी रहती है, एक जगह से स्थानांतरण कराने में आसानी होती है, ठीक। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसको कौन देखता है? ईपीएफओ देखता है। अगला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स, डायमंड भैया क्या होता है? कोयला ही है, ठीक है ना, कोयला ही है। जैसे मैं कहता हूँ ना, कोयले की खदान में हीरा कौन सा कोयला बन जाता है? वो वाला कोयला जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो भैया हीरा बन जाता है। इसीलिए आप लोग भी मेहनत करते रहो, जितना ज़्यादा आपको लगता है ना कि यार मेरे ऊपर मैं नहीं कठिनाइयाँ आ रही हैं जो आ रही है, तो आप हीरा बनने वाले हो, आपको समझना चाहिए। पूरे कोयले को सब छोड़ देते हैं, हीरा जो वहीं बनता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव, सबसे ज़्यादा जो है तापमान होता है।
तो वही चीज़ है। अब हीरा जो है नेचुरली बनता है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं, और हीरा जो है लैब में भी बनता है। कोई फ़र्क नहीं है दोनों की, उसमें कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ हीरा बनाने का फ़र्क है, बाकी सेम गुणवत्ता उसमें रहती है। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया गुजरात गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर जो है काफ़ी बढ़ा है सेक्टर। ठीक, कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने 100% तक का जो है विदेशी निवेश, ठीक, प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया, मतलब कह दिया 100% तक। मतलब आप आओ, ऑटोमेटिक रूट है, सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी है, सीधे आप 100% तक निवेश करके जो है इस सेक्टर में एफडीआई लाकर अपना काम धाम चालू कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी पर भी, क्योंकि लैब में जो है टेम्परेचर काफ़ी है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो पहले 5 साल तक 100% तक छूट है कि भैया कोई ड्यूटी व्यूटी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगाई जाएगी। ड्यूटी यानी कि सरकार को मिलने वाला जो रिवेन्यू वो नहीं लेंगे भैया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करोगे वो तो पैसा देना पड़ेगा। ड्यूटी, सरकार अपना रिवेन्यू नहीं ले रही है, बस ये समझ लेना। जीएसटी का रेट भी कम कर दिया, 18% से हटाकर 5% कर दिया है। इंटरेस्ट सब्सिडी भी कर दी है। मान लीजिए आपने लोन लिया, ठीक, लोन सही समय पे आपने समय के अंतर्गत चुका दिया तो आपको जो है कुछ छूट मिलती है उसमें। साथ ही साथ जो नेट SGST है, ठीक, उस पर भी रीइंबर्समेंट है 100% तक का MSME, लार्ज और मेगा प्लेयर्स के लिए। लैब मेड डायमंड, कुछ इसके बारे में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो समझ लेते हैं। ये डेवलप किया जाता है, कार्बन सीड प्लेस किया जाएगा माइक्रोवेव चैम्बर में, और फिर उसके बाद सुपर हीट किया जाता है इनटू ए ग्रोइंग प्लाज्मा बॉल। ठीक, पार्टिकल जो है क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और डायमंड में बन जाते हैं कुछ ही हफ्तों में। सिर्फ डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि डायमंड जो नेचुरल वाला है उसको हमें अर्थ धरती को खोद के निकालना पड़ता है कोयले खदानों से, और ये डायमंड जो है लैब ग्रोन होता है और जो मशीन में बनाया जाता है। ठीक, और ये टेक बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली जो है क्या करता है कि कैपिटल इसमें कम लगता है, पूंजी कम लगती है, लेबर जो खदानों में लगाई जाती है वो कम लगती है, लेबर भी कम लगती है। इसकी वजह से 30 से 40% तक सस्ता होता है, और डिस्पाइट इसके कि ये 100% पूरा डायमंड है, कोई भी इसमें अंतर नहीं होता है। 2 तरीके से जो है लैब ग्रोन डायमंड्स बनाए जाते हैं। एक तरीके यहाँ बात करी गई है, एक है CVD और दूसरा HPHT। पहले वाली बात करेंगे केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन टेक्नोलॉजी, केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन टेक्नोलॉजी, ठीक, रासायनिक वाष्प अपघटन टेक्नोलॉजी जो है। तो ये भारत जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है इसमें, और ये प्योरेस्ट टाइप ऑफ डायमंड भी माना जाता है। जेमोलॉजिकल, ठीक, जेम्स की बात हो रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका जो उसने कहा है कि जो लैब के द्वारा जो बनाए जाते हैं डायमंड्स वो अभी $20 बिलियन जो है कि इसकी जो है सेल होती है एनुअली, वहीं कुछ सालों में ये $100 बिलियन होने वाली है। एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसका 15% से 20% तक है हर साल। सूरत को डायमंड कैपिटल बोला जाता है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। डायमंड कैपिटल किसको बोला जाता है? सूरत को बोला जाता है। 10 में से 9 जो डायमंड है पूरी दुनिया के वो सूरत में पॉलिश किए जाते हैं, समझो, ठीक है। और 20 से 25% जो डायमंड की पॉलिशिंग यूनिट्स हैं सूरत में वो लैब ग्रोन डायमंड से बनाते हैं, और 15% ऐसे यूनिट्स हैं जो सिर्फ लैब क्रिएटेड ही कमोडिटीज में डील करती हैं। तो डायमंड नेचुरल हो या लैब ग्रोन हो एक जैसा ही है। सूरत जो है डायमंड कैपिटल है। केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन टेक्नोलॉजी का उपयोग से लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी कौन सी? HPHT है। फुल फॉर्म बताइए क्या होगा इसका? ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने काफ़ी इसको बढ़ावा देने के लिए कई सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं। अगला टॉपिक है कश्मीर का केसर। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसकी एक विभिन्न और जो डिस्टिंक्टिव जो उसकी क्वालिटीज़ है उसकी वजह से, और क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि स्टूडेंट्स को, कि लोकल फार्मर्स को, कि आओ भैया ज्वाइन करो केसर के महोत्सव में जो लाडू एरिया में अभी मनाया जा रहा है, और समझो कि क्या पूरी प्रक्रिया होती है केसर के जो है कल्टीवेशन के लिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ेंगे तभी तो ये कल्टीवेशन फिर सुरक्षित रह पाएगा ना, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ करते जाएंगे। ठीक, तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है भाई साहब। थिकर स्टिग्मा होता है इसका, ठीक है, लॉन्गर और डीप कलर होता है, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है, क्रोसिन मतलब कलरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा, बिटर टेस्ट होता है,
और ये सिर्फ ऐसा केसर है पूरी दुनिया में जो अबव मीन सी लेवल, ठीक है, से 1600-1800 मीटर ऊपर उगाया जाता है। और जो पैम्पोर रीजन है इंडिया में, मतलब इन इंडिया पैम्पोर रीजन कश्मीर का, उसको सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। अच्छा बताइए, राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? ठीक, राइस बॉल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? ठीक, तो वेरी प्रीशियस और कॉस्टली प्रोडक्ट होता है, पूरी दुनिया में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और रेजुविनेट करता है, हेल्थ, कॉस्मेटिक और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। कश्मीर क्यूजीन व्यंजनों में भी इसको जो है काफ़ी ज़्यादा आप देखने को मिलेगा, केसर डालते हैं ऊपर से, खीर वीर फिरनी उन्नी में डालते हैं, बहुत टेस्टी होती है। और 2020 में जो है इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन भी दिया था। अच्छा, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है 2010 में एक्ट आया था और इसमें सिर्फ गुड्स को ही जो है ये दिया जाता है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कोई एक डिस्टिंक्ट चीज़ बनती है, जैसे मेरठ की कैची हो गई, आपका चिकन की कढ़ाई वाला, चिकन वो वाला कुकड़ू वाला नहीं, चिकन कढ़ाई जो होती है वो लखनऊ की हो गई, ठीक, आपका तिरुपति का लड्डू हो गया। तो ये सब जो है आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन सिर्फ गुड्स के लिए दिया जाता है, सर्विसेज के लिए ध्यान रखना। कश्मीर के सेफ्रॉन को जो है दिया गया 2020 में। नेशनल मिशन ऑन सेफ्रॉन जो है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो फार्मिंग होती है केसर की, उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, काफ़ी मेहनत से सब कुछ आपके लिए लाया जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए आज के MCQs देख लेते हैं। ये वाली PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। करंट अफेयर MCQ क्विज नाम से चैनल है, ठीक, वहाँ पे हम डेली जनरल स्टडीज़ के, करंट अफेयर के जो है क्विज भी कराते हैं अलग से, इन क्वेश्चन से अलग, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आप ही लोग के लिए कराया जा रहा है सारे काम। ठीक, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है सैफरॉन से संबंधित। पैम्पोर रीजन जो इंडिया में है, कॉमनली इसको सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। क्या सही है गलत है? एकदम सही है। सैफरॉन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टिग्मा एंड स्टाइल्स ऑफ द ये प्लांट, ठीक है, तो वो फूल के एक होते हैं, उसको बोलते हैं स्टिग्मा और स्टाइलिस, तो ये भी आपका जो है सही है। अब चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनकरेक्ट पूछा गया है, तो क्या आंसर होना चाहिए? सी होना चाहिए कि डी होना चाहिए? नन ऑफ दीज होगा मेरे भाई, कोई भी गलत नहीं है, ठीक, और गलत पूछा गया था इसलिए डी आंसर होगा। अगला है, लैब ग्रोन डायमंड के संबंध में सही कथन चुने। लैब निर्मित हीरे को माइक्रोवेव कक्ष में रखे कार्बन बीज से विकसित किया जाता है और एक चमकदार प्लाज्मा बॉल में सुपर हीट किया जाता है। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है कि नहीं है, बताइए? एकदम सही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। 3 टाइप के हैं क्या? नहीं, CVD और HP PTST करके था ना, 2 ही हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। सिर्फ पहला सही होने की वजह से, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाने की वजह से ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री? नहीं, आपका श्रम जो है और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। इसे भारत में संगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिए 3 योजनाओं को लागू करने में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सहायता करने का कार्य सौंपा गया है। ये स्टेटमेंट भैया बहुत सही है, बिल्कुल सही है, सही पूछा गया था। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो जो है कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए? बी, यानी कि केवल 2। ठीक, तो ये वाली चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है? ये है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट जो है वर्क्स बाय ब्लॉकिंग एंजाइम एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। क्या सही है? बिल्कुल सही है। इन इंडिया ग्लाइफोसेट यूज वाज अप्रूव्ड फॉर ट्री क्रॉप्स एंड क्रॉप एरियाज फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स। नहीं, नॉन क्रॉप एरियाज। देख रहे हो, एक छोटा सा, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो मिस्टेक हो सकती है। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। करेक्ट पूछा गया है तो सिर्फ आंसर ए हो जाएगा, जो कहता है 1 ओनली। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया वाटर वीक। तो 2012 में पहली बार इसकी अवधारणा और आयोजन किया गया था। क्या 2012 में किया गया था? याद आ रहा है? अभी तो पढ़ाया है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट वाला। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड आर द पार्टनर कंट्रीज फॉर IWW 2022। ये भी सही है, इनकरेक्ट पूछा गया है, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला जो है मैपिंग से संबंधित हमारा क्वेश्चन होने वाला है। रामेश्वरम, मैंने आप लोग बोला भी था कि पूरा जो है आप लोग करिएगा, वहाँ से संबंधित क्वेश्चन है ये। करेक्ट स्टेटमेंट बताना रामेश्वरम आइलैंड से संबंधित।
इट इज़ द थर्ड आइलैंड, सॉरी इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन तमिलनाडु। तो क्या स्टेटमेंट सही है एरिया के हिसाब से? ठीक, यूपी का बताइए एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यूपी का एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन आइलैंड या राम सेतु द्वीप समूह पर प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है। इट इज़ एन आइलैंड लोकेटेड बिटवीन पेनिनसुला इंडिया एंड श्रीलंका ऑन द राम सेतु आर्चिपलागो। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, करेक्ट पूछा गया। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। ठीक, और जैसे कि है मैपिंग मैं आप लोग को इसमें देता हूं, तो ये रहा मैप भी। रामेश्वरम आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है, धनुषकोडी रहा, तलाई मन्नार हो गया, एडम्स का ब्रिज है, फेरी से यहाँ से आते जाते रहते हैं। ठीक, वरना कुलम ये तो खैर एक ईरान तीवू आइलैंड भी है, पाल्क बे हो गया, एडम्स ब्रिज हो गया, मन्नार आइलैंड हो गया। मैपिंग करो भैया, आती है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले देखेंगे यहाँ पे जीएस मेंस आंसर कल वाला, ठीक है, यानी कि 2 तारीख को जो था वो क्या था उसके एनालिसिस करेंगे, और आज का क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। हाँ तो भैया कल जो है क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, पॉलिटिकल गवर्नेंस जीएस पेपर 2 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 शब्दों में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 89 था, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है? ठीक, एक तो संविधान, दो पॉलिटिकल गवर्नेंस संबंधित कुछ चीज़ें जो आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, तभी कर पाओगे। कौन कौन चीज़ें? एक तो आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, ये इन जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक, यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक, आर्टिकल लिखने पड़ेंगे हमारे संविधान में कौन कौन से हैं, 310 है, 164 है, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद आपको जो है ये लिखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के केसेस, इन जनरल भी ये बात लागू होती है, यहाँ पे भी लागू होती है, क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछा गया तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आपको देखो जो जनरल चीज़ें हैं कि इसको व्हाट पूछा गया, डेफिनेशन, वो सब तो है ही। सुप्रीम जो पॉलिटिकल गवर्नेंस यानी जीएस पेपर 2 से संबंधित जो चीज़ें आपको आनी चाहिए वो ये है। ठीक, आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस। तीसरी चीज क्या है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है, ठीक, तो वो अगर है उससे संबंधित तो आपको जो है बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आर्टिकल नंबर 130 जो होता है वह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित है, तो उससे संबंधित एक पार्लियामेंट ने लॉ भी बना रखा है ना, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, पार्लियामेंट के लॉज, ये आपको इन जनरल पॉलिटी एंड गवर्नेंस जीएस पेपर 2 में जो है आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। और इसका उपयोग, लॉ का उपयोग, इन केसेस का उपयोग, ये सब आर्टिकल का उपयोग आप जीएस पेपर 4 में भी कर सकते हो, करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपसे कंडीशन बोले या पूछी जाती है कि भैया कि ये वाली चीज़ जो है ये केस स्टडी में ये हो रहा है, तो आप लोग बताओगे ना कि लॉ के अनुसार भी ये कहा जाता है तो हमें ये इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक, इन द एंड ऑफ द डे आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो क्या फॉलो करोगे? अपनी मन का करोगे कि भैया जो लॉ है, कानून है, उसके अनुसार करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये इन जनरल ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब आप इसको चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, ASL यानी आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट केसेस और लॉज। ठीक है, ऐसे आपको ये चीज़ें, इसके लिए अलग अलग आपको याद भी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो हैं उनको, उसकी एक आपको बुकलेट छोटी सी बनानी पड़ेगी भैया नोट्स में। लॉ तो आपको जो है धीरे धीरे आ ही जाएंगे, पढ़ते रहते हो, लेकिन ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी अलग से। मैंने बना रखी है, जो पेड ग्रुप में जो लोग हैं उनको मैं ये दूंगा। ठीक, लेकिन आप लोग फिर भी बनाते रहें, कई सारी चीज़ें मैं भी उसमें अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन उनको जो मेरे पास है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बस आपको एग्जाम्पल के जरिए बताना था अभी किस कंटेक्स्ट में केरला वाले जो एक वारदात नहीं, सॉरी, जो इंसिडेंट हुआ है उसको आप यहाँ पे कोट कर सकते थे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, तो ये चीज़ें, आंसर जरूर लिखिए, आंसर नहीं लिखा, देखिए लिखना वो शुरुआत है, उसके बाद इवेल्युएट होके नहीं आपको फीडबैक मिला तो कोई भी आप कहीं भी नहीं बढ़ पाओगे, सीधी सी बात है। तो लिखो और उसको चेक भी करवाओ, ठीक, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने मेंस दिया हो, क्लियर किया हो, उसी को। ठीक, तो ये चीज़ है। आज का क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन फिर से वंस अगेन पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित है, जीएस पेपर 2 3 नवंबर का है। क्वेश्चन नंबर 90, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है। राजद्रोह क्या है, इसे भारतीय संदर्भ में उदाहरण सहित समझाएं। व्हाट इज सेडिशन, एक्सप्लेन इट इन इंडियन कंटेक्स्ट विद एग्जाम्पल्स। समझ में आ रही बात? ठीक, तो पॉलिटिकल गवर्नेंस संबंधित है, मैंने आपको क्या बताया, ASL आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट केसेस, लॉज, ठीक, जो भी हैं
उसको बताइए, एग्जाम्पल के साथ में बताइए, इंडियन कंटेक्स्ट में बताइए, ठीक। और कमेंट करिए। मैंने आप लोग को पूछा भी था कि वो कौन से जो है व्यक्ति थे जिनके ऊपर सेडिशन सबसे पहली बार लगाया गया था। जेसीबी की खुदाई कर दी गई थी, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, सेडिशन, ठीक है। जेसीबी ने खुदाई कर दी तो उसकी वजह से उनके ऊपर राजद्रोह लग गया। ट्रिक है, बनाओ भाई, ऐसे ही आपको याद रहेगा, ठीक। तो चलिए इनका नाम बताइएगा। बोस है आखिरी में नाम, ठीक है। तो मुझे याद है, ऐसा नहीं कि मैं याद नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। आप लोग बताओ, आपको भी याद है इसलिए भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए, अब पेड ग्रुप की सारी जानकारी है। कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग 9650347272 पे पर्सनलाइज मेंटोरशिप, गाइडेंस, काउंसलिंग और सारी चीज़, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, ठीक है ना, डाउट डिस्कशन, लाइव डाउट डिस्कशन। ये नहीं कि आप कोई भी डाउट हो, कितना भी डाउट हो, सब कुछ आपको ऑडियो लेक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है। पेड ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा 1-to-1 जो है जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, कोई भी मार्केट में नहीं करता है। ये दावे के साथ किया जा, मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं, पेड ग्रुप से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है, कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, ठीक। और सपने तो सोते हुए ज़्यादातर लोग देखते हैं, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। इसीलिए सुबह 6 बजे आप लोग के लिए बुला के देता हूँ, ठीक। 7 पेड ग्रुप में जो लोग हैं 7 बजे उनको जो है उसकी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं भी हैं उनको भी फ्री में पीडीएफ मिलती है, लेकिन थोड़ा देर से मिलती है, शाम को मिलती है, ठीक है। सुबह 7 बजे पीडीएफ मिल जाती है, 7:30 बजे जो है MCQ वाली पीडीएफ मिल जाती है, 7:30 बजे जो है आपका 7 बजे हो गया, 7:30 बजे MCQ, और 8 बजे, ठीक है। और ये आपको मिल जाता है जो मेंस आंसर राइटिंग वाला जो है क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। और सुबह 2 बजे, मतलब हमारी जो तैयारी है स्टडी पेड ग्रुप में वो सुबह 2 बजे आज यानी कि 3 नवंबर को आपको क्या करना था उसका पूरा स्टडी प्लान मिल जाता है, ठीक है। टेस्ट होना है, क्या पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरी चीज़ आप लोग को जो है पूरी संगठित तरीके से यहाँ पे कराई जाती है। जितना जरूरी उतना ही कराते हैं, यहाँ पर वो नहीं है ग्रंथ नहीं चलता है, ठीक। मतलब वहाँ पे कई जगह तो ऐसा है, खाली मटेरियल दे देते हैं बुक स्टोर के तरीके से, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कुछ उससे उनको कोई मतलब नहीं। बात में बस वो ये है कि हमने चिपा चापी करके सारा मटेरियल हर जगह चेप के आपको दे दिया है, बस आखिरी में उनको ये बोलना है कि सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए, सारे जो है टॉपर हमारे हैं ये। और फिर उस पर कई लोग जो वीडियो बनाते हैं, वो सास बहू का सीरियल बनाते रहते हैं, वो बस यूट्यूब खेल रहे हैं, ठीक। पढ़ाई कराना, असलियत में पढ़ाई कराना और जो है बच्चों को सिलेक्शन कराना, जो अच्छे पढ़ने वाले वो तो कर ही लेंगे, बाद में आप उनको खरीद के वीडियो बनवा लो, चाहे जो कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। वो सबको पता है। जो लोग नहीं हुए हैं उनसे पूछो कि कितनी चीटिंग करी गई है, कितनी ज़्यादा चीटिंग करी गई है। सिर्फ फ्री में जो है मतलब जो सब जगह से सब चेपोगे तो फ्री में तो दोगे ही दोगे, नहीं तो लोग का सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। ये है असली बात जो लोग नहीं समझ पाते हैं। खैर, गाइडेंस, मेंटोरशिप और काउंसलिंग के बगैर ये एग्ज़ाम नहीं किया जा सकता। जिन बच्चों को जो है वाकई में गाइडेंस लेना तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आप लोग पता है 9650347272 है, ठीक। UPSC UPPCS का नया ग्रुप हमारा दिसंबर चालू होने वाला है, 1 दिसंबर से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से रहते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।